गुड मॉर्निंग एवरीवन। शशि कन्ना यूपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेश कुमार है। आज हम इस चैनल पर पॉलिटी के जो पीवाईक्यू हैं उनका थीम वाइज एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम आईएएस प्रीलिम्स और आईएएस मेंस इन दोनों को लिंक करते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक संविधानवाद, ये यूपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। इसको मैं आप लोगों के सामने इतना इजी तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि आज के बाद इस टॉपिक को लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो टॉपिक है, ये वैसे तो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड में पढ़ा जाता है, लेकिन जो हमारा आईएएस का पेपर 2 है और जो पेपर 4 है और साथ ही साथ जो निबंध है, उसमें इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। तो चलते हैं, हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। संविधानवाद। संविधानवाद से पहले हमको थोड़ा संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे संविधान के बारे में तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन संविधानवाद के बारे में नहीं पता होंगी। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा अंतर के साथ देखते हैं। देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना है। मैं इतना इजी तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि ये टॉपिक जो है आपके ब्लड में एंट्री कर सकता है, अगर आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो। देखो, संविधान की जो तुलना है, इसको जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है उसमें संविधान की तुलना शरीर से की है, जबकि संविधानवाद की तुलना आत्मा से की है। अगर ये चीज किसी स्टूडेंट को पहली बार ये याद होगी कि जो संविधान है वो एज ए शरीर की तरह कार्य करता है, जबकि जो संविधानवाद है वो एज ए आत्मा की तरह कार्य करता है। देखो, ये चीज तो हर स्टूडेंट को याद रह ही सकती है। मैं इसी से ही आपके सारे अंतर निकालने का प्रयास करूंगा। जैसे शरीर क्या होता है? शरीर हमको दिखाई देता है। आप जब संविधान पढ़ते हो तो जो बेयर एक्ट होता है वो आप लोगों को दिखाई देता ही है। तो संविधान जो है शरीर की भांति है, और जो शरीर है वो दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ? संविधान जो हुआ मूर्त हो गया। आत्मा जो है आप लोगों को कभी कभी दिखाई दी है, तो आत्मा जो है वो अमूर्त होती है। तो पहला अंतर आप लोगों को इतना इजी तरीके से याद हो गया कि जो संविधान है वो शरीर की तरह कार्य करता है, जबकि संविधानवाद है वो आत्मा की तरह कार्य करता है, जो एक अमूर्त संकल्पना है। दूसरा जो अंतर है वो देखेंगे हम कि जो संविधान है वो साधन की तरह कार्य करता है। जैसे हमारी जो प्रस्तावना है उसमें बहुत सारे साधन हैं। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये जो साधन है, इनको प्राप्त करने का जो कॉन्सेप्ट है वो है संविधानवाद। तो संविधान क्या हुआ? साधन है, जबकि संविधान के जो साधन है उनको प्राप्त करने का जो साध्य है वो है संविधानवाद। तो दूसरा अंतर भी इजीली तरीके से याद हो गया। अब देखते हैं, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखो ये इसकी जो उत्पत्ति है ये संविधानवाद की, ये फ्रांस की क्रांति की देन है। मैं तो जब फ्रांस की क्रांति पढ़ता हूँ तो उसका एक क्वेश्चन भी आता है कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसका वर्तमान में क्या रिलीवेंस है। तब हम पढ़ते हैं ना कि जो स्वतंत्रता समानता के मूल्य हैं वो प्राप्त हुए। दूसरा हम ये भी पढ़ते हैं कि उसमें कि जो हमारी प्रस्तावना के बहुत सारे जो पॉइंट है वो वहाँ से लिए हुए हैं। एक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट भी पहली बार फ्रांस से ही आया है। उसी प्रकार संविधानवाद की संकल्पना फ्रांस की क्रांति की उपज है। कैसे है? जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूँ कि फ्रांस की क्रांति के जो 4 चरण थे, उसमें जो दूसरा और तीसरा चरण था उसमें जो एक रोबोस्फियर नाम का व्यक्ति था उसके पास में शासन की सत्ता रोबोस्फियर के हाथों में आ गई थी। जब रोबोस्फियर के पास में शासन की सत्ता आ गई, तब उस रोबोस्फियर ने जो है एक तरह से अधिनायकवाद का रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो अधिनायकवादी हो गया तो उसके ऊपर किसी का निरंकुश नहीं रहा। तो ये जो रोबोस्फियर था, इसके विरोध में एक थर्मोडेरियन प्रतिक्रिया हुई थी, और वो जो प्रतिक्रिया हुई थी उसमें उदारवाद और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वहीं से ही संविधानवाद का कॉन्सेप्ट आया था कि यदि कोई इंसान है वो अधिनायकवादी हो जाए या निरंकुशवादी हो जाए तो उस पर कंट्रोल करने के लिए एक अवधारणा का प्रारंभ हुआ जिसका नाम है संविधानवाद।
अब हमारे ये समझ में आएगा कि फ्रांस की क्रांति में यह अवधारणा संविधानवाद प्रारंभ हुई थी। दूसरी बात यह है कि ये जो संविधानवाद है, इसका ये हमको एज ए आत्मा है, वो आत्मा वैसे तो अमर होती है ना, आत्मा जो अमर होती है, वो आत्मा का अमरता सिद्धांत हमने पढ़ा है कि आत्मा हमेशा अमर होती है। तो उसी तरह ये जो संविधानवाद है, ये जीवित रहता है और इसको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते। और जिस देश का संविधान यदि नष्ट हो गया, संविधानवाद, तो उस देश के अंतर्गत उसकी आत्मा ही मर गई, अर्थात उसकी आत्मा मर गई तो उसका लोकतंत्र भी जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो संविधानवाद है, इसका जो प्रारंभ है वो साध्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, फ्रांस की क्रांति में जो लक्ष्य थे, अधिनायकवाद को समाप्त करना और जो स्वतंत्रता समानता के जो मूल्य हैं उनको लाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। अब देखो, जब भी आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान जो है व्यक्तियों पर प्रतिबंध की बात करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बार ध्यान से सुनना है कि जो संविधान है वो व्यक्तियों पर प्रतिबंध की बात करता है, समाज पर प्रतिबंध की बात करता है, व्यक्तियों पर प्रतिबंध की बात करता है, समाज पर प्रतिबंध की बात करता है, राज्य पर प्रतिबंध की बात नहीं करता। ये हमको अच्छे से याद करना है। देखो आगे जब PYQ आएंगे तब आप लोग इसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से टॉपिक आपको। ये क्वेश्चन ही है कि जो राज्य पर प्रतिबंध की जो बात है वो संविधान नहीं करता। तो हमारे मन में ये विचार आया कि फिर राज्य तो निरंकुश हो सकता है ना, जैसे फ्रांस की क्रांति में रोबोस्पियर हुआ था। तो राज्य पर जो प्रतिबंध है उस पर लगाने की जो अवधारणा है, राज्य सरकार है या राज्य पर जो प्रतिबंध है वो लगाने की जो अवधारणा है, उसको बोलते हैं संविधानवाद। तो तीसरा अंतर भी हमारे सामने समझ में आ गया कि जो संविधान है वो व्यक्ति और समाज पर प्रतिबंध की बात करता है, जबकि संविधानवाद जो है वो सरकार पर प्रतिबंध की बात करता है। देखो सरकार पर जब प्रतिबंध की बात हो गई कि सरकार पर प्रतिबंध कौन लगाएगा, संविधानवाद है। इसीलिए सरकार को बोलते हैं सीमित सरकार की अवधारणा, क्योंकि सरकार पर जब प्रतिबंध लग गए तो सरकार का रूप कैसे होगा, सीमित सरकार की अवधारणा। और इसी को ही जो संविधानवाद है, इसको सीमित सरकार भी बोला जाता है, इसको संवैधानिक सरकार भी बोलते हैं। अब देखो जो है सरकार पर और राज्य पर प्रतिबंध की बात, तो राज्य में जो है, राज्य जब हम पढ़ते हैं तो जो संसद है, मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिमंडल, ये सारे राज्य के ही अंग हैं। तो संसद पर प्रतिबंध या मंत्रिपरिषद पर प्रतिबंध, ये सारे पॉइंट जो है एक ही साथ आपको लिंक करके याद रखने हैं। मैं आपको फिर से दोबारा से एक पॉइंट के साथ चीज़ों को याद करा रहा हूँ कि जो संविधान है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो दिखाई देता है, तो जो संविधान है बेयर एक्ट है वो दिखाई देता है, वो मूर्त होता है। जबकि संविधानवाद है वो हमको दिखाई नहीं देता, वो आत्मा की तरह है, वो अमूर्त होता है। संविधान शरीर की तरह है। दूसरा पॉइंट है कि जो संविधान है उसके अंदर साधन है हमारे, और उन साधनों को जो प्राप्त करने का जो तरीका है, जो लक्ष्य है, वो संविधानवाद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कि जो संविधान है वो व्यक्ति पर प्रतिबंध की बात करता है, जबकि संविधानवाद जो है वो व्यक्ति पर प्रतिबंध की बात नहीं करता, वो सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध की बात करता है। वहीं संविधान जो है व्यक्तियों पर, समाज पर प्रतिबंध की बात करता है, राज्य पर नहीं करता। तो राज्य पर प्रतिबंध कौन करता है, संविधानवाद। ये देखो, ये जो पॉइंट यदि आपने समझ लिया फिर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो जैसे जब लिखते टाइम लिखेंगे हम इसको, तो देखो संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की सरकार की संरचना, से भारत जो सरकार है उसकी संरचना क्या है, देश की जो शासन के जो रूल्स हैं वो किस में लिखे हुए होते हैं, वो संविधान में होते हैं। उसी प्रकार जो सत्ता के रूप में अपने शासन के दौरान सरकार संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है और इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इन नियमों और विनियमों के माध्यम से सरकार पर सीमा ये धीरे धीरे संविधानवाद की अवधारणा से जुड़ी हुई है। जो अभी पॉइंट बोले थे उन्हीं को यहाँ पर लिख दिया है। संविधानवाद के अनुसार किसी देश के संविधान में देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध होने चाहिए और यह सुनिश्चित करने चाहिए कि सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। यह आवश्यक नहीं कि एक लिखित संविधान संविधानवाद के लिए कोई गारंटी हो। यहाँ तक कि नाजी और जर्मनी का भी एक संविधान था, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह संविधानवाद के दर्शन का पालन करता था। देखो ये जो इटली था,
जर्मनी था, यहाँ पर हिटलर था, यहाँ पर मुसोलिनी था। इनके पास संविधान था लेकिन संविधानवाद नहीं था। तो संविधान संविधान होना और संविधानवाद, इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में जो हिटलर था, इनके पास संविधान था लेकिन संविधानवाद नहीं था। उसी प्रकार जैसे न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, उनके पास संविधानवाद है लेकिन संविधान नहीं है। तो ये भी हमको याद रखना है। अब देखो, जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे कि संविधान, संविधानवाद, मैंने पहले पॉइंट बताया था, ये मूर्त होता है, इसको एज ए शरीर याद रखना है। ये अमूर्त होता है, ये साधन है, ये साध्य है। व्यक्ति और समाज, इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? संविधान। जैसे फंडामेंटल राइट है, वे व्यक्तियों को पर प्रतिबंधी है, राज्य पर प्रतिबंध नहीं है, राज्य पर प्रतिबंध नहीं। यहाँ पर क्या है? राज्य पर प्रतिबंध की बात है। ये जो 3 से 4 पॉइंट हैं, आप लोगों को किसी भी एग्जाम में इधर से उधर करने हैं और इनको लिंक करके आप कुछ भी लिखने का प्रयास करो। यहाँ से आपको सारी चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं आप लोगों को, देखो ये पीवाई जो है, अगर आप लोगों ने वो अंतर समझ लिए तो ये यूपीएससी के जो पीवाई है ये कुछ है ही नहीं। और अगर अब ये अंतर आप लोगों ने नहीं समझे तो आप लोग इन पीवाई को करने में हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखो, मैंने बोला संविधानवाद, उसका दूसरा नाम क्या है? संविधानिक सरकार। तो अपने पहला ही स्लाइड में पढ़ा था। तो संविधानवाद हो, संवैधानिक सरकार हो, सीमित शासन हो, एक ही बात है, तीनों का तीनों नाम एक ही है। यहाँ संवैधानिक सरकार पूछा है उसने, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कौन लगाता है? संविधान। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं इसका, कि संविधान का पॉइंट है। जो व्यक्ति की सत्ता में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी, ये आ गया। देखो, राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध कौन लगाता है? संविधानवाद। तो एक कॉन्सेप्ट समझा हमने और उसी से इसका आंसर निकालने का प्रयास किया। तो इसका आंसर क्या हुआ? दो। ये देखो, जब हमने पढ़ा कि जो ये फंडामेंटल राइट है, ये क्या है? ये संविधान के पार्ट है। ये किसके विरुद्ध में है? राज्य के विरुद्ध में। राज्य से एक तरह से राज्य राज्य जो है, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे जो अधिकार है, उनको कम करने का प्रयास नहीं कर सकता क्योंकि वो संविधान में वर्णित है। तो फंडामेंटल जो राइट है वो राज्य के विरोध में है, राज्य के विरुद्ध में है। और यहाँ देखो कौन सा कथन एक सही है? अधिकार जो है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। देखो ये ऑप्शन देखो कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध है। ये तो अभी पढ़ रहे थे ना, संविधानवाद में भी पढ़ा है। तो जैसे ही हमको ये पता लगा कि ये राज्य के विरुद्ध है, तभी तो देश में संविधानवाद आएगा। तो ये भी संविधानवाद का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। राज्य के नीति तत्व विधायिका के कृत्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, कार्यपालिका के कृत्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। देखो मैंने अभी बताया, राज्य या सरकार, इसका मतलब क्या होता है? विधायिका, मंत्रिपरिषद, राज्य में न्यायपालिका भी आ जाती है।
यहाँ है विधायिका के कृत्यों पर प्रतिबंध करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि राज्य या सरकार या विधायिका जो इसके अंग है, इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? संविधान लगाता है। डीपीएस भी कहाँ लगाएंगे? तो ये भी संविधानवाद का क्वेश्चन है, रॉन्ग। कार्यपालिका के कर्तव्य पर प्रतिबंध का, तो ये भी राज्य का पार्ट है कार्यपालिका, इस ये भी रॉन्ग हो गया। देखो ये कितने एक ही कॉन्सेप्ट से कितने आसान तरीके से आंसर निकल रहा है इनका। तो इसका आंसर क्या है? दोनों सही नहीं है। ये देखो, विधि के शासन के प्रमुख लक्षण क्या है? जब आप संविधानवाद पढ़ेंगे, संविधानवाद, इसके जो अंग है, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, देखो पहला तो आएगा ये जो हमारा प्रस्तावना है, ये संविधान के अंतर्गत रहते हुए संविधानवाद का पार्ट है। दूसरा, फंडामेंटल राइट है। तीसरा, की जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। विधि का शासन, एक तरह से उत्तरदायी शासन, सरकार को उत्तरदायी बनाना, ये किसके पार्ट है? सब संविधानवाद के हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि विधि के शासन के प्रमुख लक्षण क्या है? शक्तियों का परिसीमन करना। देखो विधि का शासन है, वो सरकार की शक्तियों पर कंट्रोल करता है, तो ये तो पॉइंट सही है, विधि का शासन। विधि के समक्ष समता, ये भी ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, देखो ये सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, जनता के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये लाइन को उल्टा कर दिया इन्होंने। अगर ये लाइन होती जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व तो ठीक था, ये लाइन गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये तो अभी पढ़े ही हैं, फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर देखो ऑप्शन जो है 3 गलत है, ये गलत है, ये गलत, ये गलत। जहाँ जहाँ 3 ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करो। तो इसका आंसर क्या हुआ? सॉरी, 3 यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पूछा ही, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सीमित सरकार, ये तो नाम में ही पूछ लिया इसका। दूसरा, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ये देखो 4 ऑप्शन है। संवैधानिक सरकार, पहला है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना, इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, नाम मात्र की शक्तियां। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। देखो एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन हैं। संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। देखो यहाँ संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, और जो संविधान है इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, ये भी आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि आवश्यक विधियों के निर्माण का उद्देश्य नहीं, राजनीतिक पदों को सुकर बनाना, सरकार की शक्तियों को परिभाषित करना। ये देखो बोला ना कि सरकार की शक्तियों को कम करना, परिभाषित करना और सीमाबद्ध करना, ये काम किसके हैं? संविधानवाद के अंतर्गत। और ये संविधानवाद है, संविधान के अंतर्गत भी है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो मेंस का पीवाईक्यू आया हुआ है। संविधानिक नैतिकता की जड़ें संविधान में ही निहित है और उसे तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। अभी हम इसका वो देखते हैं कि आपको न्यायिक निर्णय बताएंगे कौन कौन से निर्णय हैं। दूसरा है संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पहली शर्त है, पूर्व शर्त है। भारत का संविधान जो है अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ साथ एक जीवंत यंत्र भी है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है, जिन्हीं का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन आए हैं, अभी तो मैं 3 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पर। ये जो तीनों क्वेश्चन है, आप लोगों के जो बहुत बड़े बड़े टीचर होते हैं ना, उनको भी ये पता नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और ये इनमें लिखेंगे क्या। पहला तो उनको यही पता नहीं कि ये क्वेश्चन है वो संविधानवाद से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये देखो आईएएस प्रीलिम्स में अपने पीवाई को देखे, आईएएस मेंस के जो पीवाई को हैं, अगर आप लोगों की इस टाइप से रणनीति रहेगी कि एक थीम को, चाहे वो पीटी की हो चाहे वो मेंस की हो, यदि आपने लिंक करके पढ़ने का प्रयास किया तो आपकी जो सफलता है वो बहुत ही जल्दी सुनिश्चित होगी। तो देखो ये जो है, मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे कि जो आगे से हम मेंस की जो एक सीरीज प्रारंभ करेंगे, उसके अंतर्गत हम कम से कम पर डे 3 से 4 क्वेश्चनों का आंसर राइटिंग कराने का प्रयास करेंगे। और ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इसको अलग से लेके आएंगे। मेरा यहाँ दिखाने का उद्देश्य था कि ऐसे आपको लिंक करके पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं आपको
ये देखो, ये आपको 4 जो केस हैं वो रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि संविधानवाद से आपको 4 केसों के माध्यम से समझाने का प्रयास से एग्जाम में, मेंस में करना चाहिए। और प्रीलिम्स में मैं एक फैक्ट बताऊं यहाँ से जो निकलेगा। पहला है SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल संविधान का अस्तित्व ही संवैधानिकता की सुनिश्चितता नहीं करता, राजनीतिक आवश्यकता के अनुरूप असुविधाजनक पाए जाने पर संवैधानिक प्रतिबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमें संवैधानिकता के सिद्धांतों की क्षरण की अनुमति नहीं देनी। ये देखो, पहली बार इस केस में ये बोला कि जो संवैधानिकता है या संविधानवाद है, उसके जो सिद्धांत हैं, उनके जो क्षरण है, उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसके सिद्धांत क्या क्या है? विधि के शासन, दूसरा है जो उत्तरदायित्व है, तीसरा है कि जो फंडामेंटल राइट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब संविधान के जो सिद्धांत हैं, इनके क्षरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये जो केस है, ये जो नुस्ली लेवली वाडिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संवैधानिक जो प्रावधानों की उचित व्याख्या के लिए न केवल प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, बल्कि इसमें निहित संवैधानिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। इसी बात को इसने रिपीटेशन किया है, कोई नई बात नहीं बोली इन्होंने। लेकिन यहाँ आपको ये जो केस है, देखो ये IR कोहिलो केस है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा कि जो संवैधानिकता एक कानूनी सिद्धांत है जिसके लिए सरकार सत्ता के जो है उसके उत्पाद पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सरकार बनी रहे और कभी नष्ट नहीं होगी। यहाँ वह इसको इजी कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं, जैसे कि हमारा जो लोकतंत्र है उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो वो भी इसी का ही पार्ट है ना। तो ये इसमें ये बोला कि जो हमारे संविधान के जो सिद्धांत है वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, और संविधान के जो सिद्धांत है वही संविधानवाद के अंतर्गत है। ये केस इंपॉर्टेंट है सबसे। देखो, जब भी आपको कभी भी संविधानवाद पर मेंस में आंसर निकला है, तो या तो आप इसको निष्कर्ष में लिखो या इसको आप इंट्रोडक्शन में लिखो। मैं मानूंगा कि इसको निष्कर्ष में लिखना अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो संविधानवाद है, ये इसको पहली बार विधिक दर्जा, संविधानवाद को पहली बार विधिक जो दर्जा है, स्टेचुरी जो स्टेटस है, वो इस केस में मिला था। तो ये तो याद रखना कि रामेश्वर सिंह बनाम भारत संघ है, ये केस सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि जो संविधानवाद है उसको विधिक दर्जा किससे मिला हुआ है, किस केस से है, वो है रामेश्वर सिंह बनाम भारत संघ। यही केस वो क्वेश्चन में लिखने थे, आपको जो लास्ट में क्वेश्चन बताया था उसके अंतर्गत ये चारों केस लिखने थे। दूसरी बात है कि इसके बुनियादी तत्व क्या क्या है। देखो, लोकप्रिय संपूर्णता, दूसरा है शक्तियों का पावर ऑफ सेपरेशन, जिम्मेदार और जवाबदेही सरकार, कानून का शासन जो विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यक्तिगत अधिकार, सेना का नागरिक नियंत्रण, और कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस। ये सारे पॉइंट हैं संविधानवाद की। हमारे संविधान में जब ये संविधानवाद आपसे कोई पूछ लेगा भारतीय संविधान में संविधानवाद के तत्व कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 10 पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत, दूसरा मूल अधिकार, जो तीसरा है कि हमारा जो आर्टिकल जो 50 है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण किया गया है, या फिर जो आर्टिकल 147 से है, 147 से, और जो जिसमें न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना है। फिर हम संसद की जो कार्यों में न्यायपालिका भाग नहीं ले सकती, वो भी संविधानवाद है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आप लोगों को संविधानवाद के अंतर्गत याद रखने हैं। हाँ, एक और है कि इसका यदि क्वेश्चन आए संविधानवाद की चुनौतियाँ क्या है, जैसे संविधानवाद का मतलब हमने ये पढ़ा है कि सरकार पर नियंत्रण की बात करता है संविधानवाद। तो सरकार पर नियंत्रण की बात हो रही है, तो देखो संविधानवाद की पहली चुनौती ये होगी कि राजनीति में जो है करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। न्यायपालिका जो है वो भी अपने जो है न्यायिक सक्रियता तो संविधानवाद का पार्ट है, लेकिन वो न्यायिक सक्रियता से न्यायिक अति सक्रियता की तरफ जा रही है, तो वो संविधानवाद जो है उसके चुनौतियाँ हैं। दूसरी है कि मीडिया है वो निष्पक्ष नहीं है, जो चुनाव आयोग की कहीं कहीं स्वतंत्रता पर जो है वो लांछन लगाए रहे हैं। ये सारे पॉइंट है संविधानवाद की चुनौतियाँ। तो आप इसी जो है टॉपिक को देखकर और अच्छे से समझ के और फिर से आप दोबारा से वीडियो देखना, और आज के बाद ये टॉपिक कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो चलो, धन्यवाद, हम ख़त्म करते हैं यहीं, और नेक्स्ट जो है क्लास आपको इसी थीम के आधार पर लाने का प्रयास करेंगे।